एपिसोड 130। कुमार काफी ज्यादा घबरा गया। उसने कहा, राज राज कहाँ है? ये कहते हुए वो राज के बेडरूम में दौड़ा। उसने राज को आवाज लगाई, मगर राज नहीं सुन रहा था। आखिर में कुमार ने जाकर जल्दी से राज के कान से हेडफोन निकाला और बोला, चलो राज, मिस्टी सीढ़ियों से गिर गई है। ये सुनकर राज भौंचक्का रह गया। फिर वो जल्दी से दौड़ते हुए बाहर आया। विराज उनसे बोला, इन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाए। ये सुनकर राज ने घबराते हुए मिस्टी को गोद में उठाया और भागते हुए बाहर जाने लगा। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने मिस्टी को ऑपरेट किया, लेकिन आखिर में डॉक्टर निराश होकर ही बाहर निकले और बोले, सॉरी मिस्टर ओबेरॉय, हम आपके बेबी को नहीं बचा पाए। ये सुनकर राज लड़खड़ा गया और वो कुमार के कंधे पर अपना सिर रखकर रोने लगा। कुमार ने कहा, राज संभालो, खुद को तुम्हें अभी मिस्टी को संभालना है। राज बोला, मैं ये नहीं कर सकता। कुमार प्लीज तुम ही जाकर उसे ये सच बताओ। कुमार हॉस्पिटल वार्ड के अंदर गया। उसने मिस्टी को जाकर देखा और बोला, मिस्टी क्या तुम ठीक हो? मिस्टी ने अपनी पलक झपकाकर ठीक होने का इशारा किया। तभी कुमार ने कहा, मिस्टी हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाए। तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है। इस पर मिस्टी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने सोचा कि जब वो प्रेग्नेंट ही नहीं थी तो किस तरह का मिसकैरेज? उसने तो सिर्फ नाटक किया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो कुमार से बोली, कुमार जी क्या यहाँ पर राज है? उसे यहाँ बुला दीजिए। कुमार ने कहा, ठीक है। फिर वो बाहर गया और उसने राज को अंदर भेज दिया। आरोही भी वहीं आ पहुंची थी। उसने कुमार से पूछा तो कुमार ने उसे मिस्टी के मिसकैरेज के बारे में बताया तो आरोही को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा, इम्पॉसिबल, मिस्टी का मिसकैरेज हो ही नहीं सकता। कुमार ने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है मामी जी। ये सुनते ही आरोही ने कहा, कुमार मिस्टी का मिसकैरेज तो तब होता ना जब वो प्रेग्नेंट होती। कुमार ने कहा, मैं समझा नहीं। आरोही ने कहा, मिस्टी प्रेग्नेंट नहीं थी, उसने सब कुछ नाटक किया। वो राज के लिए पागल थी। उसने प्रेगनेंसी का नाटक करके राज को मजबूर किया कि वो उससे शादी करें, उसे प्यार करें। ये सुनकर कुमार की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अद्विजय भी आरोही को हैरानी से देख रहा था। आरोही ने कहा, हाँ ये सच है। एक दिन मैंने उसके बेडरूम में नेगेटिव रिपोर्ट्स देखी थी और उससे सारा सच पूछा था। तब उसने कहा था कि वो इस नाटक के बारे में राज को बता देगी, मगर मुझे उस पर विश्वास नहीं था। मैंने उसे कुछ टाइम दिया था कि वो खुद ही राज को सच बता दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऊपर से उसने आज अपने मिसकैरेज के नाटक के लिए इतना सब कुछ किया, सीढ़ियों से गिरी। और ये डॉक्टर कौन थी? डॉक्टर जिसने मिस्टी का साथ दिया। अद्विजय बोला, आरोही मुझे नहीं लगता ये डॉक्टर रावत हॉस्पिटल की डॉक्टर है। मुझे नहीं लगता डॉक्टर कभी झूठ बोलेंगे। ये सुनते ही आरोही ने कहा, लेकिन मिस्टी। अद्विजय बोला, जाकर एक बार मिस्टी से बात करो। कुमार ने कहा, हाँ मामी जी, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि जब मैं मिस्टी को गोद में लेकर आया था तो मैंने उसके पेट के निचले हिस्से पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ देखा था। ये सुनते ही आरोही थोड़ी कंफ्यूज हो गई। वो मिस्टी के वार्ड के अंदर गई। मिस्टी आरोही को देखते हुए बोली, आरोही दी, ये कैसे हो सकता है? मेरा मिसकैरेज कैसे हो सकता है? मैंने तो नाटक किया था ना। ये सुनते ही आरोही थोड़ी हैरान हुई, मगर फिर उसने राज की ओर देखा। राज बोला, मामी जी देखिए ना, इसको क्या हो गया? इसका दिमाग खराब हो गया है। बार बार कह रही है कि ये प्रेग्नेंट ही नहीं थी, तो मिसकैरेज कैसा? इसे समझाइए। ये सुनते ही आरोही ने कहा, हाँ राज, यही सच है, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। क्या मामी जी आप सच कह रही हैं? राज बोला। आरोही ने राज को सारा सच बताया। सच सुनकर मिस्टी ने अपनी आंखें शर्म से नीचे झुका ली। वो ये सच इस तरह राज के सामने नहीं आने देना चाहती थी, मगर अब सिचुएशन ही कुछ अलग थी। राज ने मिस्टी का जो हाथ पकड़ा हुआ था उसे झटका और वार्ड से बाहर जाने लगा। कुमार ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर राज नहीं रुका। तभी वो डॉक्टर अंदर आई। उन्होंने मिस्टी को देखते हुए कहा, क्या हुआ है? डॉक्टर, क्या आपने किसी के दबाव में झूठ कहा है? अद्विजय ने पूछा। ये सुनकर डॉक्टर डरते हुए बोली, नहीं मिस्टर रावत, मैं झूठ क्यों कहूंगी? मैंने खुद इन्हें ट्वीट किया है
इनका मिसकैरेज ही हुआ है और इन्हें प्रेगनेंसी में सिर्फ कुछ 1 महीने हुआ था। औरतों को प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में ख्याल रखना चाहिए, मगर ये तो सीढ़ियों से गिरी थी, इसीलिए हम कैसे भी इनके बच्चे को बचा ही नहीं सकते थे। इस पर मिस्टी हैरान हो गई। उसने मन में सोचा, क्या जब शादी के बाद हम राज के साथ इंटीमेट हुए थे, क्या उसकी वजह से हम प्रेग्नेंट हो गए थे? क्या हमारी कोख में एक नन्ही जान थी? इसके बारे में हमें पता ही नहीं चल पाया और वो अब हमें छोड़कर जा चुकी है। तब जाकर हमें पता चला, भगवान जी आपने हमें ये कैसे सजा दी है। वहीं आरोही को जब ये पता चला तो वो मिस्टी के पास गई। मिस्टी रोते हुए आरोही को गले लगा ली। आरोही ने कहा, मिस्टी मुझे माफ कर दो। मिस्टी रोते हुए बोली, आरोही दीदी मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए, मेरा बेबी। आरोही उसके सर को सहलाने लगी। डॉक्टर फिर वहां से चली गई। कुमार अद्विजय से बोला, मामा जी मैं राज को बुलाकर लाता हूँ और उसे सच बताता हूँ। जब तक वो राज को ढूंढने निकला, राज अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर वहां से निकल चुका था। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। वो मिस्टी पर अब दोबारा विश्वास नहीं कर सकता था। इसी बीच कुछ ही देर में डॉक्टर ने मिस्टी को डिस्चार्ज कर दिया और मिस्टी वापस रावत विला आ गई। उसने राज के बारे में पूछा, मगर कुमार ने अपना सिर नीचे झुकाए हुए उसे बताया कि राज कहीं चला गया है और उसके बारे में अभी किसी को कोई खबर नहीं है। अद्विजय ने अपने फोन से अपने एक खास आदमी को कॉल किया और उससे राज की लोकेशन का पता करने के लिए कहा। धानी आरोही से बोली, मम्मा मिस्टी दीदी को क्या हो गया है? वो इतना क्यों रो रही है? क्या सच में उनका बेबी भगवान के पास चला गया है? ये सुनते ही आरोही ने हाँ में सर हिलाया। धानी बोली, ओह गॉड मम्मा, मैं गॉड से प्रे करूंगी कि मिस्टी दीदी जल्दी से ठीक हो जाए। आरोही ने अद्विजय की तरफ देखा। अद्विजय आरोही को देखते हुए बोला, आरोही क्यों तुम हमेशा मुझे डिसअपॉइंट कर देती हो? ये सुनते ही आरोही ने कहा, आई एम सॉरी अद्विजय, लेकिन मैं राज और मिस्टी के रिश्ते के बीच नहीं आना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मिस्टी खुद ये सच राज को बताएं। तब तक मैं चुप थी और मुझे उसे देखकर नहीं लगा था कि वो कभी नाटक करेगी, और आज मुझे लगा कि शायद उसने ऐसा किया है, लेकिन उसने वाकई में कोई नाटक नहीं किया था। अद्विजय मिस्टी कोई बुरी लड़की नहीं है। ये सुनकर अद्विजय बोला, आरोही तुम्हें पता है मॉम डैड से ज्यादा मेरी जिंदगी में कुमार और राज इम्पोर्टेंट है। वो लड़की उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। ये कहकर वो अपने बेडरूम में गुस्से में चला गया। धानी आरोही से बोली, मम्मा मुझे नीचे उतारिए। आरोही ने कहा, क्यों तुम कहाँ जा रही हो? ये सुनकर धानी बोली, मम्मा मैं अग्नि भाई से मिलने जा रही हूँ, आप जाकर डैडी को मनाइए। आरोही ने अपनी समझदार बेटी धानी को नीचे उतारा और जल्दी से लिफ्ट लेकर ऊपर जाने लगी। अद्विजय सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। उसने सीढ़ियों पर खून लगा देखा तो वो गुस्से में चिल्लाया, सभी नौकर कहाँ मर गए हैं? क्या तुमसे यहाँ सफाई भी नहीं की जा रही? नौकर घबराते हुए वहां आए। उन्होंने अद्विजय को देखा। अद्विजय फिर ऊपर अपने बेडरूम में गया। उससे पहले ही आरोही बेडरूम के बाहर आ गई। उसने अपने दोनों हाथ फैलाते हुए डोर को ब्लॉक कर दिया। अद्विजय बोला, सामने से हटो। आरोही ने कहा, नहीं मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। अद्विजय उसे इग्नोर करते हुए दूसरे रूम में जाने लगा। आरोही अद्विजय का पीछा करते हुए उस रूम में आने लगी, मगर तभी अद्विजय डोर को बंद करने लगा। आरोही ने अपने हाथ को दीवार से लगा दिया, जिस वजह से अद्विजय ने जब दरवाजा बंद किया तो उसका हाथ भींच गया। आरोही दर्द से चिल्लाई, आहा मेरा हाथ। अद्विजय ने मुड़कर देखा तो फिर उसने दरवाजे को खोल दिया। आरोही अंदर आई। उसने अद्विजय को गले लगा लिया और बोली, सॉरी अद्विजय, मैंने फिर से गलती की। आज आप मुझे मेरी गलती की सजा दे सकते हैं। ऐसी सजा दीजिए कि फिर मैं कभी गलती ना करूं। उसने मासूमियत से कहा। ये सुनकर अद्विजय बोला, पक्का? आरोही ने कहा, हाँ पक्का। फिर अद्विजय उसकी बाजू को पकड़कर उसे एक सोफे की तरफ ले गया। उसने वहां बैठते हुए कहा, मुझे वाइन सर्व करो। ये सुनते ही आरोही ने कहा, ठीक है। फिर वो एक शेल्फ के पास गई जहां पर काफी सारी वाइन बॉटल रखी थी। उसने एक वाइन बॉटल उठाई और अद्विजय के पास आई। अद्विजय बोला, ये नहीं दूसरी। ये सुनते ही आरोही फिर से शेल्फ के पास गई। उसने वहां रखी दूसरी वाइन बॉटल को उठाया।
अद्विजय ने फिर से उसे मना कर दिया और सारी वाइन बॉटल आखिर में आरोही ने टेबल पर रख दी। मगर अद्विजय फिर भी उसे मना कर रहा था। आखिर में आरोही लास्ट बॉटल को लाकर बोली, क्या ये? अद्विजय बोला, ये भी नहीं। आरोही ने कहा, अद्विजय, इसके अलावा वहां पर कोई बॉटल है भी नहीं, देखिए, आप खुद देख सकते हैं। अद्विजय बोला, ठीक है, फिर मुझे इससे ही सर्व करो। ये सुनते ही आरोही ने गिलास लिया और एक गिलास में वाइन डालकर अद्विजय को देने लगी। वो अद्विजय से बोली, आपको वाइन नहीं पीना चाहिए, ये आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगी। ये सुनकर अद्विजय बोला, मैंने पूछा? ये कहते हुए उसने आरोही को एक गुस्से भरा लुक दिया। उसने फिर गिलास को लेकर पीना शुरू किया। पीते हुए उसने बीच में सिगरेट जलाई और आरोही से बोला, यहाँ बैठो। आरोही अद्विजय के पास बैठी। अद्विजय सिगरेट पीते हुए धुएं को आरोही के मुंह पर छोड़ रहा था और आरोही काफी देर तक सब सहती रही। फिर अचानक उसे वॉमिटिंग जैसा फील हुआ और वो वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई। अद्विजय ने उससे पूछा, क्या हुआ? आरोही ने कहा, पता नहीं, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, एक बार पहले और मुझे वॉमिटिंग हुई थी। अद्विजय ने अचानक सिगरेट को एस ट्रे में बुझाया और उसने अपने हाथ को आरोही के पेट पर रखते हुए कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? ये सुनते ही आरोही थोड़ी हैरान हुई और बोली, आई एम प्रेग्नेंट। तभी उसने मन में सोचा कि ये कैसे हो सकता है। उसने IVF की सिर्फ एक ही डोज ली थी और डॉक्टर ने बताया था कि जरूरी नहीं था कि वो पहली बार में ही प्रेग्नेंट हो और उसकी बॉडी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, जिस वजह से वो शायद इतनी जल्दी कंसीव नहीं कर सकती थी, मगर ऐसा हो चुका था। आरोही डर से कांपने लगी। वो अभी कोई बच्चे नहीं चाहती थी। अद्विजय बोला, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। आरोही ने कहा, नहीं, मुझे डर लग रहा है। अद्विजय बोला, क्यों, क्या तुम बच्चे नहीं चाहती? ये सुनते ही आरोही ने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहती, ये आपकी ही एक जिद थी, आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है। ये सुनकर अद्विजय मुस्कुराते हुए बोला, दिस इज द बेस्ट पनिशमेंट फॉर यू। आरोही ने कहा, अद्विजय, ये सिर्फ पनिशमेंट की बात नहीं है, आपकी एक गलती की वजह से हमारी जिंदगी में एक नन्ही जान आएगी, क्या हम उसको संभाल पाएंगे? ये सुनकर अद्विजय बोला, ऑफ कोर्स, एंड क्या तुम मेरे बेटे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती? तो फिर ठीक है, मैं किसी और लेडी को हायर करता हूँ। ये सुनते ही आरोही ने कहा, खबरदार, अगर आपने मेरी जगह किसी और को देने के बारे में सोचा भी। अद्विजय ने आरोही को देखा। आरोही ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर नहीं, मगर आप किसी और औरत को देख भी नहीं सकते, समझे? अद्विजय बोला, और अगर यही काम तुम करो तो? ये सुनते ही आरोही ने कहा, मैंने ऐसा कब किया? अद्विजय, आप मुझ पर बेवजह शक कर रहे हैं। ये सुनकर अद्विजय बोला, जब मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था तो तुम कैसे उस विराट से बातें कर रही थी? अद्विजय को जलते हुए देखकर आरोही ने कहा, ओह, तो क्या आपको जलन हो रही है? ये सुनकर अद्विजय बोला, नहीं, मुझे जलन क्यों होगी? बस तुमसे जब कहा गया है कि तुम किसी और आदमी को नहीं देख सकती, तो तुम्हारे भेजे में इतनी सी बात क्यों नहीं आती? आरोही ने कहा, अच्छा, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आपके ऑफिस में कोई फीमेल एम्प्लॉय होगी ही नहीं और आप उससे बात भी नहीं करते होंगे। ये सुनकर अद्विजय बोला, नहीं, वहां पर कोई भी फीमेल एम्प्लॉय मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करती। आरोही ने कहा, अच्छा, तो एम्प्लॉय ना सही, आप मीटिंग्स पर जाते होंगे, तब तो आपसे कोई औरत मिलती ही होगी। अद्विजय बोला, नहीं, मैं किसी औरत से बात नहीं करता। आरोही फिर बोली, अच्छा, तो फिर सिया तो है ना, आप उससे तो बात करते हैं। उस दिन आप छत पर भी उसे कैसे गले लगा रहे थे? ये कहते ही अद्विजय को याद आया गया कि कैसे आरोही ने उस लव कन्फेशन किया था। उसने आरोही के होंठ को छूते हुए कहा, आरोही, मुझे याद है कि छत पर कैसे तुमने मुझे सेड्यूस किया था और साथ में कन्फेशन किया था। आरोही कंफ्यूज होकर बोली, कन्फेशन? किस तरह का कन्फेशन? अद्विजय बोला, लव कन्फेशन। तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये सुनते ही आरोही शॉक हो गई और बोली, क्या सच में मैंने ऐसा कहा था? अद्विजय ने हाँ में सर हिला दिया। आरोही डरते हुए बोली, लेकिन मैं आपसे कोई प्यार नहीं करती। अद्विजय कुछ नहीं बोला
और उसने वाइन ग्लास को उठाकर आरोही की ओर बढ़ाया और कहा, लो थोड़ी वाइन पियो, तब तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठिकाने पर आ जाएगा। आरोही वाइन को देखते हुए बोली, नहीं मैं नहीं पीऊंगी, मुझे उल्टी हो जाएगी। और मैं सच कह रही हूं, मैंने कोई लव कन्फेशन नहीं किया होगा, आप ही झूठ बोल रहे हैं। अचानक अद्विजय आरोही के कान के पास झुका और बोला, आरोही याद है अगली सुबह तुम्हारे होठों में दर्द हो रहा था, जानती हो दर्द किस वजह से हुआ था? आरोही ने कहा, आपने बताया तो था। अद्विजय फिर दोबारा उसके कान में कुछ बोला। आरोही उसकी बात सुनकर शर्म से लाल हो गई। उसने अद्विजय को देखा। अद्विजय उसके गाल को छूते हुए बोला, Nowadays pink is my favorite color। आरोही ने कहा, What? अद्विजय बोला, Because when you blush your cheeks looks pinkish। ये सुनते ही आरोही और ज्यादा ब्लश करने लगी। उसकी ऐसी हालत होता देख अद्विजय उसके ऊपर झुका और उसने आरोही के होठों को चूमते हुए कहा, क्या तुम फिर से मुझे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहोगे? ये सुनते ही आरोही हकलाते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अद्विजय बोला, तो क्या तुम इस बार मुझे मौका दोगी? ये कहकर उसने अपने हाथ आरोही की थाइस पर रखे। आरोही की सांस अचानक से फूलने लगी। एपिसोड 184। अद्विजय जब आरोही की थाई पर अपने हाथ आगे बढ़ा रहा था तो आरोही शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आप क्या कर रहे हैं? अपना हाथ पीछे कीजिए, खींच लीजिए प्लीज अद्विजय। आई डोंट एंड आई डोंट वांट, अद्विजय हस्की वॉइस में बोला। इस पर आरोही ने कहा, प्लीज अद्विजय। उसने काफी रिक्वेस्ट भरी आवाज में कहा। अद्विजय ने अचानक आरोही के पैर को पकड़ा। उसके पैरों में पहनी पायल को चूमकर अद्विजय ने दूसरे हाथ से आरोही की साड़ी को ऊपर कर दिया। वो आरोही की साड़ी को जितना ऊपर करता जा रहा था उतना ही वो अपने होठों को आरोही के बदन को चूमता जा रहा था। आरोही कांपते हुए अद्विजय को रोकने की कोशिश कर रही थी। आखिर में उसने अचानक से अद्विजय को झटका दिया। अद्विजय ने अपने होंठ आरोही के जिस्म से नाखुश होकर हटाए। फिर वो आरोही के कान के पास आकर उसके कान को चूमते हुए बोला, आरोही क्या अभी भी तुम अपने हस्बैंड को उसका हक नहीं दोगी? इस पर आरोही कुछ नहीं बोल सकी। अद्विजय ने अपना हाथ नीचे ले जाकर आरोही की साड़ी की प्लेट्स को खोल दिया। जब उसने आरोही के पेटीकोट को छूने होने की कोशिश की तो आरोही खिलखिलाते हुए बोली, अद्विजय मुझे गुदगुदी हो रही है, प्लीज रुक जाइए ना। अद्विजय बोला, आज मैं रुकना नहीं चाहता हूँ। आरोही ने कहा, आपको रुकना ही पड़ेगा। अद्विजय बोला, और ऐसा क्यों? आरोही ने कहा, क्योंकि आपकी हरकत की वजह से मुझे अचानक मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अद्विजय बोला, क्या तुम बहाना बना रही हो? इस पर आरोही ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर उसने अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, ये दर्द कुछ अलग है और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। अद्विजय बोला, ठीक है मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। आरोही ने कहा, नहीं यहाँ पर डॉक्टर विराज हैं। अद्विजय अचानक से आरोही को घूरते हुए बोला, तो क्या तुम चाहती हो कि वो मेल डॉक्टर तुम्हें छुए? आरोही झल्ला कर बोली, ओह अद्विजय डॉक्टर मेल हो या फीमेल डॉक्टर, डॉक्टर होता है। ये सुनकर अद्विजय बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, वो विराज तुम्हें छुए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसने आरोही को सोफे पर लेटाया और उसके पास बैठकर उसके पेट को सहलाते हुए बोला, क्या अब तुम्हारा दर्द कम हो रहा है? इस पर आरोही ने कहा, नहीं अद्विजय प्लीज, और ये करना बंद कीजिए, मुझे गुदगुदी और हो रही है। अद्विजय बोला, फाइन अब तुम्हें हॉस्पिटल चलना ही होगा। ये कहकर वो आरोही का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा, मगर आरोही सोफे से नहीं उठी और बोली, आह मुझे काफी ज्यादा दर्द होने लगा है। अचानक अद्विजय ने आरोही को गोद में उठाया। राउत विला में आज पहले ही एक अनहोनी हो चुकी थी, वो दोबारा कुछ ऐसे होता हुआ नहीं देख सकता था। जब अद्विजय आरोही को बाहर लेकर आया तो अचानक उसने सामने से आई हुई अपराजिता और अनिका को देखा। आरोही ने कहा, प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए। अद्विजय ने आरोही को फिर भी नीचे नहीं उतारा। अनिका परेशान होकर बोली, क्या हुआ है आरोही? इस पर आरोही ने अद्विजय को चिंटी काटी और उसकी गोद से उतरकर बोली,
माँ, पता नहीं कैसे मुझे अचानक से पेट में काफी दर्द होने लगा है। ये सुनकर अपराजिता बोली, आरोही, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? इस पर आरोही ने कहा, शायद ऐसा हो सकता है। अपराजिता बोली, इधर आओ, मैं तुम्हें देखती हूँ आरोही। ये सुनकर आरोही अपराजिता जी के पास गई। अपराजिता जी ने आरोही के हाथ को पकड़ा और कुछ देर बाद बोली, मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे चेहरे पर भी ये ग्लो साफ बता रहा है कि जरूर तुम्हारे पेट में कोई नन्हा शैतान पल रहा है। अनिका जी खुश होकर बोली, आरोही, एक बार हॉस्पिटल चलते हैं। इस पर आरोही ने कहा, ठीक है माँ। ये सुनकर अद्विजय की आंखें छोटी हो गईं। जब उसने उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा तो वो मना कर रही थी, मगर अनिका के कहने पर एक बार में ही वो मान गई। आरोही फिर अद्विजय की ओर मुड़ते हुए बोली, मैं माँ के साथ हॉस्पिटल चली जाऊंगी, आप ऑफिस जा सकते हैं। ये सुनकर अद्विजय वहां से चला गया। अपराजिता आरोही को देखते हुए बोली, आरोही, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी डिजाइन्स को स्टोर में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। कस्टमर तुम्हारे ही डिजाइन्स के ड्रेसेस को सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं, इसीलिए इस बार स्टोर से जितनी भी अर्निंग हुई है उसमें कुछ हिस्सा तुम्हारा भी है। इस पर आरोही ने कहा, आंटी, मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए। तभी अनिका जी बोली, आरोही, तुम्हें अपने हिस्से, अपने मेहनत के पैसे को नहीं ठुकराना चाहिए। तुम इस पैसे से कुछ भी कर सकती हो अपने फ्यूचर के लिए। इस पर आरोही ने कहा, ठीक है माँ, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं इस अमाउंट से अनाथ आश्रम या फिर वृद्ध आश्रम में डोनेट करना चाहूंगी। मेरे खुद के माँ बाप को मैंने बचपन में खो दिया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वृद्ध आश्रम में जो भी माता पिता है उन्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। ये सुनकर अपराजिता जी मुस्कुराई और बोली, मैं पहले अनाथ आश्रम में डोनेट करती थी, मगर मैंने पहले कभी वृद्ध आश्रम के बारे में नहीं सोचा, इसलिए आज से मैं भी वृद्ध आश्रम में भी डोनेट करूंगी। क्या कहती हो अनिका? अनिका जी ने भी हाँ भर दी। आरोही, तुम चल पा रही हो तो बताओ, वरना मैं किसी को बुलाती हूँ कि वो तुम्हें कार तक ले जाए। अनिका जी ने पूछा। इस पर आरोही ने कहा, नहीं माँ, मैं खुद चल सकती हूँ। फिर वो तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जब वो हॉस्पिटल से वापस रावत विला पहुंचे तो आरोही के हाथ में रिपोर्ट थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिपोर्ट्स को देखकर खुश हो या फिर दुखी। वो प्रेग्नेंट थी। अनिका जी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, मगर जब उन्होंने आरोही के चेहरे पर नाखुशी देखी तो वो बोली, आरोही, क्या हुआ है, तुम इतनी नाखुश क्यों नजर आ रही है? इस पर आरोही ने नॉड्स अप नाइट, मां, क्या मैं एक और बच्चे के लिए थोड़ा जल्दी नहीं कर रही हूँ? 9। अनिका जी बोली, आरोही, तुम्हें भी बच्चे नहीं करने थे तो तुम दोनों को प्रोटेक्शन की यूज करना चाहिए था ना। इस आरोही ने उन्हें IVF के बारे में बताया। अनिका जी शॉक रह गई और बोली, क्या अद्विजय ने जबरन ये सब किया? पता नहीं वो कब किसी की सुनेगा। आरोही, तुम प्लीज सीधी गाय बनकर मत रहो, सामने तो लड़ो, अपने हक के लिए लड़ा करो। इस पर आरोही कर बोली, माँ, वो मेरी बात सुनते हैं, मगर कभी कभी जब उन्हें गुस्सा आ जाता है तो वो कुछ ऐसा कर देते हैं। अनिका जी बोली, तो अब क्या उसकी गुस्से की वजह से अब तुम्हें एक और बच्चे की जिम्मेदारी उठानी होगी? इस पर आरोही ने कहा, माँ, आप गुस्सा मत कीजिए, आखिर ये है तो हमारी ही औलाद। मुझे उम्मीद है अद्विजय उसे धानी की तरह ही प्यार देंगे। आपको पता नहीं है कि अद्विजय दानी से कितना प्यार करते हैं। अनिका जी बोली, हाँ, मैंने देखा है कि वो धानी से कितना प्यार करता है। वैसे उसका जन्मदिन आ रहा है, तुम क्यों ना तुम उसके जन्मदिन पर ही ये बात बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो। इस पर आरोही ने कहा, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, मैं ये बात उन्हें तभी बताऊंगी। कुछ देर बाद अनिका जी ने आरोही को रेस्ट करने दिया और खुद उसके लिए और मिस्टी के लिए खाना बनाया। वो मिस्टी की वजह से ही रावतविल आई थी। वो मिस्टी से बिल्कुल भी नाराज नहीं लग रही थी। सब कोई मिस्टी से प्यार से बात कर रहे थे, जिस वजह से मिस्टी और ज्यादा गिल्टी महसूस कर रही थी। मृत्युंजय भी मिस्टी के पास ही था। मिस्टी को उसने जो किया उस सब के लिए माफ कर दिया था, मगर वो अब राज से काफी ज्यादा गुस्सा था, जो कि पूरा सच जाने बगैर ही मिस्टी को छोड़कर कहीं चला गया था। वहीं दंश, जो कि अब बिल्कुल अकेले रह रहा था, गुस्सा अब उसके सिर तक पहुंच चुका था।
गुस्से की वजह से वो गार्डन में गया और उसने वहां लगे काफी सारे गुलाब के पौधों को उपाड़ कर फेंक दिया। गुलाब के पौधों में लगे कांटे उसको चुभने लगे, मगर ये दर्द उसके गुस्से को थोड़ा काम कर रहा था। वो अब बस कल्याणी से मिलना चाहता था, मगर कल्याणी अब मृत्युंजय के विला में रह रही थी और वो सौम्या और मृत्युंजय के बीच भी नहीं आई थी। इसलिए दंश को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात के लिए गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा किए ही जा रहा था। उसने सोचा कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी जॉब ही शुरू कर दे ताकि उसका दिमाग बंट जाए। कुछ दिनों बाद सर्दियों काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अनिका जी आरोही का ख्याल रखने के लिए रावत विला में रुकी हुई थी और उसके लिए काफी हेल्दी डिशेज बनाती थी। एक रात अद्विजय ने आरोही को कॉल करके बाहर आने के लिए कहा। आरोही जब रात के 9:15 बजे शोल लेकर बाहर आई तो अद्विजय ने उसे अपनी कार में बैठाया और उसे कहीं ले गया। आरोही अद्विजय को देखते हुए बोली, अद्विजय, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ये सुनकर अद्विजय बोला, डेट पर। इस पर आरोही ने कहा, क्या डेट? अद्विजय बोला, तुम अपने हैंडसम हस्बैंड को प्यार करती हो तो कम से कम मुझे तुम्हें थोड़ी सी खुशी तो देनी चाहिए। आरोही ने कहा, हाँ, तो मेरे प्यार करने से क्या फर्क पड़ता है? ये कहकर वो दूसरी ओर देखने लगी। अद्विजय उसकी बात सुनकर वह मुस्कुराया। वो अचानक सड़क पर अपनी गाड़ी रेड लाइट पर रुक जाने पर आरोही के हाथ को पकड़कर बोला, आरोही, मेरी तरफ देखो। इस पर आरोही ने अद्विजय की तरफ देखा। अद्विजय बोला, आरोही, तुम्हें कितना मुझसे प्यार हुआ? इस पर आरोही ने कहा, मुझे नहीं पता। ये कहकर उसने अद्विजय से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर अद्विजय उसके हाथ को कसकर पड़े हुए था। वो आरोही को वार्न करते हुए बोला, अगर मुझे हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही तो मैं तुम्हारे होंठों को चूमने में देर नहीं लगाऊंगा। इस पर आरोही ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। कुछ देर में दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। आरोही ने कहा, क्या फिर से नॉनवेज तो नहीं खाने वाले हैं? ये सुनकर अद्विजय बोला, नहीं, तुम्हारे लिए तो वेज खाना ही आएगा, मगर हाँ, मुझे नॉनवेज खाने का काफी मन है। इस पर आरोही ने कहा, अच्छा, तो आप खुद यहाँ एंजॉय करने आए थे तो मुझे क्यों लेकर आए? ये सुनकर अद्विजय बोला, बस मैं तुम्हें देखकर अपना मील एंजॉय करना चाहता हूँ। ये कहकर उसने आरोही को सामने बैठा दिया और वो अपना डिनर करने लगा। आरोही ने अपनी नजरें नीचे करके डिनर किया। अद्विजय बोला, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? इस पर आरोही ने कहा, जो आप कचरा खा रहे हैं ना, मैं उसको नहीं देखना चाहती। अद्विजय बोला, आरोही, तुम्हें कैसे पता कि मैं नॉनवेज खा रहा हूँ? एक बार देखो तो। इस पर आरोही ने अपनी आंखें अद्विजय के डिनर पर की। अद्विजय सच में नॉनवेज ही खा रहा था, मगर वो चाहता था कि आरोही उसे देखे। अचानक आरोही ने कहा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कहकर वो वहां से उठी और अपनी सोल को संभालते हुए वॉशरूम में चली गई। उसने अपने मुंह को धोया क्योंकि उसे नॉनवेज को देखकर उल्टी का जी कर रहा था। जब वो वापस आई तो अद्विजय तब तक डिनर कर चुका था। वो फिर बाहर गया। आरोही कार में बैठी वो काफी ज्यादा चिड़ी हुई लग रही थी। अद्विजय अचानक कार स्टार्ट करने से पहले अपना हाथ आरोही के पेट पर रखते हुए बोला, आरोही, तुम उस दिन हॉस्पिटल गई थी, क्या कुछ पता चला? क्या तुमने मेरे बच्चे को कैरी किया? इस पर आरोही ने कहा, नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई थी। ये सुनकर अद्विजय थोड़ा ना खुश हुआ। कुछ देर बाद वो उसे ले जाने लगा तो आरोही बुदबुदाते हुए बोली, पता नहीं मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए थे, मेरा मूड खराब कर दिया। अचानक अद्विजय ने अपनी कार एक स्ट्रीट की ओर मोड़ी। आरोही ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? अद्विजय इस पर कुछ नहीं बोला। वो कार से बाहर उतरा। उसने आरोही का हाथ पकड़ा और सड़क में लगी काफी सारी स्टॉल के पास जाकर बोला, हाँ, तो तुम क्या खाना चाहोगी? मोमोज, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे या कुछ और? इस पर आरोही ने अपनी जीभ अपने होठों पर फिराई और बोली, क्या सच में आप मुझे ये सब खिलाने वाले हैं? ये सुनकर अद्विजय बोला, हाँ बिल्कुल, तुम खा सकती हो। इस पर आरोही जल्दी से भागकर गोलगप्पे की स्टॉल पर गई। उसने जल्दी से एक प्लेट को उठाया और गोलगप्पे लेने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। गोलगप्पे खाते हुए उसने काफी देर लगा दी थी। वहां आए लोग तो कब के गोलगप्पे खाकर जा चुके थे।
आरोही किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। उसे देखकर कुछ लड़के बेवजह ही उस स्टॉल के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे मांगे। गोलगप्पे खाने लगे तो उनकी नजर बस आरोही पर थी। एक आदमी ने गोलगप्पे खाते हुए अचानक अपने हाथ आरोही के बालों में फिराए। आरोही गोलगप्पे खाने में इतनी मग्न थी कि वो ये नोटिस नहीं कर पाई। वो जब भी अपने मुंह में गोलगप्पा रखती, वो उसके टेस्ट को एंजॉय करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती थी। वहीं अद्विजय अपनी कार से सट कर खड़ा हुआ। अद्विजय ये सब देख रहा था। अचानक वो गुस्से से उस स्टॉल के पास बढ़ा। उसने उस आदमी की कॉलर को पीछे से पकड़ा और उसे गोलगप्पे वाले की स्टॉल पर रख मटके में देकर मारा, जिस वजह से गोलगप्पे का सारा पानी नीचे बिखर गया। वो आदमी डर से चीखने लगा। बाकी के सभी आदमी ये देखकर पीछे हट गए। आरोही चिल्लाई, अद्विजय, यह आपने क्या कर दिया? आपने गोलगप्पे वाले भैया का इतना नुकसान कर दिया। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? एपिसोड 145। उसने जीभ होठों पर फिराई और बोली, क्या सच में आप मुझे ये सब खिलाने वाले हैं? ये सुनकर अद्विजय बोला, हाँ बिल्कुल, तुम खा सकती हो। इस पर आरोही जल्दी से भागकर गोलगप्पे की स्टॉल पर गई। उसने जल्दी से एक प्लेट को उठाया और गोलगप्पे लेने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। गोलगप्पे खाते हुए उसने काफी देर लगा दी थी। वहां आए लोग तो कब के गोलगप्पे खाकर जा चुके थे। आरोही किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। उसे देखकर कुछ लड़के बेवजह ही उस स्टॉल के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे मांगे। गोलगप्पे खाने लगे तो उनकी नजर बस आरोही पर थी। एक आदमी ने गोलगप्पे खाते हुए अचानक अपने हाथ आरोही के बालों में फिराए। आरोही गोलगप्पे खाने में इतनी मग्न थी कि वो ये नोटिस नहीं कर पाई। वो जब भी अपने मुंह में गोलगप्पा रखती, वो उसके टेस्ट को एंजॉय करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती थी। वहीं अद्विजय अपनी कार से सटकर खड़ा हुआ। अद्विजय ये सब देख रहा था। अचानक वो गुस्से से उस स्टॉल के पास बढ़ा। उसने उस आदमी की कॉलर को पीछे से पकड़ा और उसे गोलगप्पे वाले की स्टॉल पर रख मटके में देकर मारा, जिस वजह से गोलगप्पे का सारा पानी नीचे बिखर गया। वो आदमी डर से चीखने लगा। बाकी के सभी आदमी ये देखकर पीछे हट गए। आरोही चिल्लाई, अद्विजय, यह आपने क्या कर दिया? आपने गोलगप्पे वाले भैया का इतना नुकसान कर दिया। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर अद्विजय ने उसे आदमी को नीचे गिराकर उसके हाथ पर अपना जूता रखकर मसलते हुए कहा, क्योंकि इसने तुम्हें छूने की कोशिश की थी। अद्विजय के मसलने की वजह से वो आदमी दर्द से चिल्लाया, उसकी दर्द भारी चीज को। ये सुनकर स्टॉल वाला भी डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, हमें माफ कर दीजिए। स्टॉल वाले की कोई गलती नहीं थी, मगर वो अद्विजय जैसे इतने बड़े आदमी को देखकर डर रहा था। आरोही ने अद्विजय का हाथ पकड़ा। अद्विजय का गुस्सा थोड़ी देर में शांत हो गया। उसने अपनी वॉलेट से काफी सारे पैसे निकालकर उस स्टॉल वाले को दिए और बोला, आपके नुकसान के लिए ये काफी होगा। ये कहकर वो आरोही को वहां से लेकर जाने लगा। आरोही ने कहा, अद्विजय, आपने उनसे माफी भी नहीं मांगी। ये सुनकर अद्विजय कुछ नहीं बोला और आरोही को लेकर वहां से चला गया। अद्विजय कार में बैठकर बोला, क्या तुम्हें अभी और गोलगप्पे खाने हैं? इस पर आरोही ने मना कर दिया। वो और गोलगप्पे खाना तो चाहती थी, मगर अभी अद्विजय ने जो किया, इस वजह से उसका मन नहीं था। अद्विजय ने कुछ दूर जाकर एक जगह पर वापस से कार को रोका और आरोही के लिए चाट लेकर आया। आरोही को चाट देकर उसने कार को स्टार्ट किया। आरोही ने चाट को खाते हुए कहा, क्या आप खाना चाहेंगे? ये सुनकर अद्विजय बोला, मुझे खिलाओ। आरोही ने अपने हाथ से अद्विजय को चाट खिलाई। जब वो चाट खाने के बाद अपने होंठ चाटने लगी, तो अद्विजय कार ड्राइव करते हुए बीच में अचानक आरोही के पास झुका और उसने आरोही के होठों को चूम लिया। आरोही ने कहा, ये क्या था? आपको ड्राइविंग पर ध्यान देना चाहिए ना। ये सुनकर अद्विजय बोला, मुझे ड्राइविंग से ज्यादा अपनी ब्यूटीफुल वाइफ पर ध्यान देना ज्यादा अच्छा लगता है। ये सुनकर आरोही शर्माई। कुछ ही देर में वो रावत विला पहुंच गए। कुछ दिन बाद अद्विजय के बर्थडे के दिन गार्डन को अच्छे से डेकोरेट किया गया था। सभी तरफ व्हाइट कलर की लाइट थी। मेहमानों में कुछ ऑफिस के भी एम्प्लॉइज भी थे। बाहर पार्टी में जाने से पहले आरोही ने धानी और गोलू दोनों को तैयार किया। जब से उन्होंने अग्रवाल परिवार को सड़क पर लाया था,
तब से गोलू उन्हीं के साथ था। आरोही ने गोलू की आगे की स्टडीज के लिए उसका नाम एक अच्छे स्कूल में लिखवाया। गोलू ने जिद करके खुद के लिए हॉस्टल चुना। अद्विजय की बर्थडे पार्टी के बाद गोलू हॉस्टल ही शिफ्ट होने वाला था, जिसकी वजह से आरोही थोड़ी उदास थी। अद्विजय के बॉडीगार्ड्स ने उसे दिन निकिता और ममता को जहां अभी भी बंधुआ मजदूरी होती थी वहां भेज दिया था। वो दोनों दिन भर मजबूर होकर खेतों का काम करती थीं और उन्हें तो पता ही नहीं था कि अच्छा खाना क्या होता है। अपनी उस जिंदगी से तंग आकर निकिता ने तो सुसाइड ही कर लिया था। वहीं गोलू जानता था कि उसकी माँ और बहन कितनी गलत थी, इसलिए वो कभी आरोही को उस सब के लिए ब्लेम नहीं करता था। मगर हाँ, रावत विला में रहकर उसे वो सब बातें जरूर याद आती थी, इसीलिए वो हॉस्टल शिफ्ट हो रहा था। धानी आरोही से बोली, मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ? उसने ये कहते हुए अपनी फ्रॉक को पकड़ा और घूम कर दिखाया। आरोही ने कहा, बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। धानी ने आज व्हाइट कलर की नेट की फ्रॉक पहनी हुई थी जिसमें 3 लेयर्स थी और उसके कंधे पर काफी छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए थे। हेयर स्टाइलिश ने धानी के बालों में छोटी छोटी व्हाइट कलर की बटरफ्लाई लगा दी थी, जिससे वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वो स्टाइलिस्ट अनिका जी ने बुलाई थी। जैसा हेयर स्टाइल धानी का था, ऐसा ही हेयर स्टाइल आरोही का बनाया हुआ था। बस उसके बालों को हेयर स्टाइलिश ने कर्ल कर दिया था, जिस वजह से उसके बाल थोड़े छोटे लग रहे थे और आरोही की साड़ी का डीप नेक ब्लाउज को उसके बाल उसकी खूबसूरत पीठ को ढक नहीं पाए। आरोही के गले में सफेद मोतियों की एक माला के बीच काफी बड़ा सफेद कलर का डायमंड लगा हुआ था, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत था। इस डायमंड वाले इस नेकलेस के साथ मैचिंग के आरोही के कंगन और मांग टीका भी था। अनिका, आरोही, धानी हाल में नीचे आए। सभी उन तीनों की खूबसूरती देखकर दंग रह गए। अनिका जी की तरफ से और दादी की तरफ से भी कुछ रिश्तेदार आए थे। उन्होंने जब अद्विजय की इतनी खूबसूरत वाइफ को देखा तो वो सभी जलन से भर गए। किसी ने नहीं सोचा था कि अद्विजय की वाइफ इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। अद्विजय के कजिनस आरोही की ब्यूटी का देखकर उस पर फिदा हो रहे थे। आरोही ने दादी से आशीर्वाद लिया और फिर वो बाहर चली गई। अनिका ने दादी के पास आकर कहा, दादी, आरोही प्रेग्नेंट है। क्या आपको ये बात पता है? ये सुनकर दादी थोड़ी हैरान हुई और बोली, नहीं, मुझे बात नहीं पता थी। अनिका जी बोली, आरोही की प्रेगनेंसी को 1.5 महीना हो चुका है। ये सुनकर दादी थोड़ा गुस्सा हुई और उन्होंने कहा, और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? अनिका जी बोली, मां जी, वो मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन आज अद्विजय की बर्थडे के दिन आरोही अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स अद्विजय को गिफ्ट करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। ये सुनकर दादी जी अनिका को देखकर घूरते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाने लगी हो? अनिका ने अपना सिर नीचे झुका दिया। वहीं आरोही अद्विजय को ढूंढने लगी। अद्विजय अपने कुछ कलीग्स के बीच खड़ा था। वहीं मृत्युंजय कुमार और दंश भी थे। इसी बीच आज दंश को आखिर में कल्याणी को देखने का मौका मिल गया था। कल्याणी को देखते ही उसकी आंखें जैसे अपने सामने के नजारे पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। कहाँ कल्याणी, हमेशा सीधी सादी रहने वाली, आज एक जॉर्जेट की बिल्कुल सिंपल सफेद साड़ी पहनकर उसके सामने खड़ी थी और वो बार बार अपनी कंधे पर रखे पल्लू को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसके लंबे बालों को स्ट्रेट किया गया था और उसके माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी थी। अपने आप दंश के कदम कल्याणी की तरह बढ़ गए। कल्याणी ने अपने पल्लू को संभालते हुए सामने नहीं देखा और वो आगे बढ़ गई। अचानक वो दंश से टकरा गई। उसने आज पहली बार काफी ऊंचे हिल्स भी पहनी थी, जिस वजह से वो संभल नहीं पाई और गिरने लगी। दंश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने हाथ को कल्याणी के कमर पर रखा। उसे ऐसे महसूस हुआ कि उसने किसी मुलायम रसगुल्ला को छू लिया हो। कल्याणी की कमर काफी सॉफ्ट थी। दंश को लग रहा था कि वो अपनी दोनों हाथों को फैलाएगा तो कल्याणी की कमर उसके हाथों में आ जाएगी। वो इतनी ज्यादा पतली थी। कल्याणी ने होंठों पर लिपस्टिक न लगाकर लिप ग्लोस लगाया था, जिस वजह से उसके होंठ साइन कर रहे थे। दंश को देखते हुए कल्याणी बोली, तुम। ये सुनकर दंश बोला, कल्याणी, ये तुम हो? ये सुनते ही कल्याणी झेंपते हुए बोली, और नहीं तो क्या मैं नहीं हूँ तो तुम्हारे सामने कोई भूतनी खड़ी है।
ये सुनकर दंश भी उसे छेड़ते हुए बोला, हाँ, पहनकर भी तुम सफेद साड़ी आई हो, लगता है भूत ही हो। बस तुम्हें रात के 3 बजे आना चाहिए था। ये सुनते ही कल्याणी बोली, अच्छा, रात के 3 बजे आती ना तो तुम्हारा वो हाल करती कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। ये सुनकर दंश उसके कान के पास झुकते हुए बोला, तुम भूत बनकर आओगी या फिर कोई हुस्न की मलिका जो मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहने दोगी, बोलो। ये सुनते ही कल्याणी बोली, अपना शक्ल देखो, तुम जैसे आदमी को मैं बहकाऊंगी, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। ये सुनकर दंश को गुस्सा आ गया। उसने कल्याणी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अच्छा, तो तुम मुझे नहीं बहकाओगी तो किसे बहकाओगी? कल्याणी बोली, मेरा हाथ छोड़ो, और वैसे भी मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम तो शादीशुदा होना तो मैं तुम पर लट्टू क्यों होंगी? ये सुनकर दंश बोला, मैं अब मैरिड नहीं हूं। ये सुनते ही कल्याणी बोली, सच में? उसने हैरान होने का नाटक किया, जबकि उसे सौम्या ने काफी पहले बता दिया था कि निकिता अपनी जिंदगी को हेल बनता देख बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उसने सुसाइड कर लिया था। दंश ने कहा, हाँ, मेरी बीवी मर चुकी है, मैं अब एक विधवा आदमी हूँ। ये सुनते ही कल्याणी ने अपने मुंह पर हाथ रखा और वो जोर जोर से हंसते हुए बोली, क्या कहा विधवा? तुम विधवा हो? ये सुनकर दंश बोला, हाँ, जिसका लाइफ पार्टनर मर जाता है वो विधवा ही तो कहलाता है। ये सुनते ही कल्याणी बोली, ओ भोले आदमी, तुम कभी स्कूल गए भी हो? जब किसी औरत का पति मरता है तो उसे विधवा कहते हैं, और अगर किसी आदमी की पत्नी मरती है